मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आज दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है ईरान वान पाकिस्तान एंड वार विद इसराइल। एक तो भाई हमारा जो हमारी वो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन ही बड़ी अजीब है। असल अगर प्रोनाउंस करने लगूँ तो ये लफ्ज़ और ही हैं। चलें जिस तरह हम जिस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं वही ठीक है। चलें देखते हैं वीडियो क्या बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो डॉक्टर नहीं, सॉरी, हाँ, वो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं। पाकिस्तान की चीड़फाड़ वो करते रहते हैं, पाकिस्तान का इलाज भी ढंग से करते रहते हैं। मेजर गौरव आर्या। टाइटल है ईरान वांट्स पाकिस्तान एमिड वॉर विद इजराइल। अच्छा, ऐसे खबर आ रही है क्या? लेट्स सी। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये सुनने में आ रहा है। अभी ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई है, तो हम बोलें कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम लोग बता रहे हैं आपको, इसकी 100% प्रूफ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है। टीएनएस मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों, ये क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की ये लोग बातें करते थे, सोवरेनिटी की। ये क्या करती? नहीं, जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा। एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इनवाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे, चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी, एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर, तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं, और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, तो चाणक्य डायलॉग्स पे बार बार, कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े 30 मार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? नहीं, बिल देगी वो तो है ही, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनकी जो
हवेलियाँ बनी हैं, उनके जो बाहर जजीरे खरीदे गए हैं, जो बाहर विदेशों में रहते हैं, उन सब के लिए पैसे किसने दिए हैं? पाकिस्तान की आवाम ने दिए हैं। पाकिस्तान की आवाम टैक्स देती है इसीलिए तो कि उनके जनरल फ्री की गाड़ी में घूमें, फ्री पेट्रोल यूज़ करें, फ्री डीजल यूज़ करें, फ्री का फ़ोन यूज़ करें, फ्री का ट्रेन, फ्री का हवाई जहाज़, और जाकर बाद में विदेश में बस जाए। ये तो है ही, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आप मुझे बता दो, पाकिस्तान का जितने भी फॉर्मर बड़ा से बड़ा जनरल होगा, क्या वो पाकिस्तान में रहता है? जवाब है नहीं, सब बाहर रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रहता। उनके बच्चे शुरू से बाहर पढ़ते आए हैं, अफोर्ड कहां से होता है? इन्हीं से पैसा लेकर, आवाम का पैसा लेकर। पर आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये कतर के थ्रू डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। दोस्तों, कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। कतर फंड्स अल जजीरा, जो कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है। उसके अलावा तालिबान के हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं, और बाकी सब हमास, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव प्रेजेंस इन कतर। तो कतर ने फिर सबको फोन करा है, और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज होगी, वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1-1.5 साल पहले, कोई नई बात नहीं है। ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाजों से कुछ 7-8 लोग मार दिए। पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के ही थे, वहां पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पर बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल हु विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। वो तो उस टेबल पे बैठे नहीं थे जहां पे वो बढ़िया बढ़िया पकवान और बढ़िया बढ़िया खाने परोसे जा रहे थे व्हाइट हाउस में, तो वहां पे आम पाकिस्तानी तो खा नहीं रहा था। तो जिसने सुपारी ली है ईरान की, यही मैंने कल ट्वीट भी करा था, वो ईरानियन एंकर नहीं है जो भाग गई थी स्टूडियो से, तो मैंने देखा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट कराया, पता नहीं उनका अकाउंट था या जो भी था। तो मैंने यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने, ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अच्छा, ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं, जंग फैल रही है, और ईरान, देखिए, ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल। अच्छा देखिए, पाकिस्तान ने ये सुपारी क्यों ली होगी? पाकिस्तानियों को भी ये सवाल पूछा है आपने कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ने ये सुपारी ली क्यों होगी? मतलब क्या उसे मुस्लिम उम्मा का ध्यान नहीं आया? क्या उसे अपने मुसलमानों का ध्यान नहीं आया? क्या वो जो इस्लाम के नाम पर चीज़ें करता रहता है कि इस्लामी उम्मा एक है और ये है और वो है? मुझे एक पाकिस्तानी, मुझे आप लोग सबूत दे दो कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से इजराइल के लिए कुछ किया गया हो। आपकी पाकिस्तानी फौज क्या है वो हम जानते हैं, पाकिस्तानी फौज आपकी क्या है वो हम जानते हैं, और आजकल क्या है वो भी हम जानते हैं।
उन्हें आदत लग गई है अय्याशियों की, पैसे की, डॉलर की, और वो आदत अब नहीं जाने वाली। पूरी कैसे होगा? वो आप जैसे 25 करोड़ मजदूरों से होगा। आप लोग उनके लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, टैक्स दोगे, और वो टैक्स के पैसे डिफेंस बजट पर जाएंगे। बाकी नेता खाएंगे, आर्मी तुम्हारे जनरल्स खाएंगे, एयरफोर्स का चीफ खाएगा, बाकी अफसर खाएंगे। उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वो आलीशान घरों में रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी 20-25 नौकर उनके साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उनको किसी न किसी सिविल इदारे में जाकर बिठा दिया जाता है। इसके चीफ बन जाओ जी, उसके चीफ बन जाओ जी, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाओ जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी, उनको मिलता है। तो इसीलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने कॉकस बना रखा है। और वो कॉकस ये है कि पाकिस्तान की आवाम को मजदूरी करने दो, उनसे टैक्स वसूलो, कर वसूलो उनसे, और उस कर पर आप राजा महाराजाओं, बादशाहों, सुल्तानों की तरह ऐश करो, बैठ के अंगूर खाओ, हरम में 1000 महिलाएं रखो, जो भी है, ये सब है। कोई मोरल वैल्यू नहीं बची आपके आर्मी में और आपके देश में, कोई मोरल वैल्यू नहीं बची। इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, और दोनों एकदम बिल्कुल क्लियर है कि साहब लड़ाई जो है हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसमें जो जीतेगा ना सिर्फ वो सिकंदर कहलाएगा, वो जिंदा रहेगा, और दूसरा रगड़ दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। और आज की तारीख में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि कौन जीतेगा, मीडिया में भी डिस्कशन है। देखिए सिंपल सी बात है, सप्लाई चेन का टोटल मामला इधर भी, टोटल मामला इधर भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, गेम क्या हुआ है। गेम ये हुआ है कि इजराइल अपने वेपन्स चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इजराइल को पीछे से सप्लाई हो रहे हैं भारी मात्रा में। अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं, यूरोप से सप्लाई हो रहे हैं, ज्यादातर अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं। तो इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, राइट। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर रखा है। अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स, पूरा एक तामझाम वहां पे है जिसकी डिप्लॉयमेंट हो रखी है। और जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी तो अमेरिकन शिप्स ने उनको इंटरसेप्ट भी करा था। तो एक तो ये स्टोरी चल रही है साथ साथ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ईरान को देखें, ईरान के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है कि ईरान को सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। तो ईरान जो है वो 3 फैक्टर्स से मारा जा रहा है। पहला फैक्टर जो ईरान को मार रहा है वो ये है कि ईरान के पास अब धीरे धीरे असलाहा, मिसाइल, बॉम्ब्स, ये सब खत्म हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये मारा जा रहा है कि जहां पे ये बन रहे थे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहां पे बहुत खतरनाक हमले इजराइल कर रहा है। एक तो खर्च हो रहे हैं, दूसरा नए वाले बन नहीं रहे। और अगर हम बाहर की सप्लाई, तो कि 2, 4, 5 चाइनीज जहाज अगर रुक भी गए ईरान में और चाइना ने कुछ मिसाइल कुछ दे भी दिए, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज नॉट पावरफुल इनफ, इट इज नॉट लॉजिस्टिकली वायबल इनफ टू डू दिस। ना चाइना में उतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, चाइना में वैसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सी से आप सप्लाई कर नहीं पा रहे ना ईरान को, आपको तो हवाई जहाज भेजना पड़ेगा। और ये हवाई जहाज आएगा या तो सेंट्रल एशिया से आएगा या पाकिस्तान के ऊपर से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा जो ईरान में लैंड करेगा, कोने में लैंड करेगा, सामान उतार के वापस चाइना भाग जाएगा। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा चाइना। समुद्री रास्ते वो कर नहीं सकता। समुद्री रास्ते में वहां पे अगर चाइना ने करने की कोशिश करी, वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं, चाइना को डिफिकल्टी आ सकती है। और पूरा ईरान आज की तारीख में हालत जंग में है। तो अब आप ये सोचिए भाई साहब कि आखिर मिसाइल आप रोज खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप कई 100 की तादाद में इजराइल की ओर मिसाइल फेंक रहे हैं। इजराइल कुछ इंटरसेप्ट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, पर आपके तो खर्च हो रहे हैं मिसाइल्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बना नहीं पा रहे नए, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पूरी की पूरी इजराइल ने बर्बाद कर दी। और तीसरी अहम बात, आपको बाहर से भी सप्लाई नहीं हो रहा। इजराइल के साथ ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है, इजराइल खर्च भी कर रहा है, बना भी रहा है, बाहर से भी सप्लाई हो रहा है। एंड में जीतेगा वही जो ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसकी सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, आपको कुछ समय में यह पता लग जाएगा कि ये जो पूरी लड़ाई है इजराइल और ईरान की, ये एक तरफा होती चली जा रही है और हर रोज ये एक तरफा हो रही है। कुछ ही दिनों की बात है,
अमेरिका को मुझे लगता है कि बीच में पड़ना पड़ेगा, और जिस दिन अमेरिका बीच में पड़ गया उस दिन दोस्तों गेम ओवर हो जाएगा। उस गेम ओवर का इंतजार है, क्योंकि जितनी जल्दी ये आयतुल्ला खमेनी की रिजीम जाती है, ये तख्ता पलट होता है और नए लोग आते हैं, उतना फायदा भारत को भी है दोस्तों। मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, बोलते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, आपका एनालिसिस गलत है। लेकिन मैं जो मानता हूं वो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, ये कश्मीर में आग लगा देंगे। ये कट्टरपंथी रजीम है। आप चाबहार से और आप भारत की इन्वेस्टमेंट से, इससे आप प्लीज डोंट बी फूल्ड बाय ऑल दिस। ये अपनी तरफ एक तरफ चल रहा है, कोई बात नहीं, ये चल रहा है अपनी तरफ। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए और उसको ऐसा लगा कि वो एक स्टेबल पोजीशन में है, वो कश्मीर को आग लगाएगा। अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इट इज हाई टाइम दैट द वर्ल्ड गॉट रिड ऑफ दिस इविल रेजिम इन तेहरान। देखिए, बाकी कोई अग्री करे चाहे ना करे, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं मेजर साहब के इससे। और अग्री करने की वजहें हैं, अग्री करने की वजहें हैं। क्या हम सबको याद नहीं है कि खुमैनी का बयान कश्मीर को लेकर या भारत में मुसलमानों के ऊपर क्या रहा है? नहीं याद है? स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। जब मौका पड़ा है तो खुमैनी ने बोला तो है, और वो लाइन भारत की लाइन से नहीं मिलती। देखिए, अब इसको ऐसे समझिए, जरा हम अपने पूरब में आ जाते हैं। चाइना से हमारी लड़ाई है, चाइना से हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन चाइना से हमारी ट्रेड भी है, $100 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है। चाइना आना जाना भी है, चाइना से सारी चीजें हैं, लेकिन क्या चाइना हमारा दोस्त है? जवाब है बिल्कुल। तो बिजनेस इज डिफरेंट थिंग, एजेंडा इज डिफरेंट थिंग, नैरेटिव इज डिफरेंट थिंग। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में जो सत्ता पर बैठे हैं वो रेडिकल इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए, और पूरी दुनिया की ये प्रॉब्लम है। हमें यूएई से क्यों प्रॉब्लम नहीं है, हमें सऊदीया से क्यों प्रॉब्लम नहीं है, हमें मतलब एक तरह से कहें तो टर्की से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो तो टर्की अपनी गेम खेल रहा है, नहीं तो वरना उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम। लेकिन ईरान से, पाकिस्तान से, अब बांग्लादेश से या अफगानिस्तान तालिबान से क्यों प्रॉब्लम है? इस कट्टरवाद की वजह से प्रॉब्लम है, उस रेडिकलाइजेशन से प्रॉब्लम है जो उनके माइंड को ब्रेन वॉश करके बनाई गई। और ईरान से तो हमारे हजारों साल पुराने संबंध रहे हैं। ईरान से हमारे संबंध, ईरान इन द सेंस पर्शिया, पर्शिया की बात हो रही है। और ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 70-80 साल पहले ईरान क्या कंट्री थी भाई। आप वहां की ड्रेसिंग सेंस देखते होंगे, वो यूरोपियन कंट्री से कम नहीं लगती थी ईरान। लेकिन पर्शिया को इस्लामिक इन्वेजन ने तबाह कर दिया। पर्शियन कल्चर को, पर्शिया की वैल्यूज को इस्लाम ने तबाह कर दिया। अब वो अपराइजिंग दोबारा हो रही है। किंग जो रजा पहलवी हैं वो यही तो कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि वो पर्शिया वापस चाहते हैं। फारसी, समझे? इसलिए तो फारस की खाड़ी कहते थे। खैर, दूसरी बात यह है कि इजराइल जो है ना, वो किसी भी लेवल पर ईरान से ज्यादा भरोसेमंद और ईरान से ज्यादा फायदेमंद दोस्त है। इन एनी कंपैरिजन, किसी भी जगह पे। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही धर्म के लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं, यहूदी और हिंदू, इस्लामिक इन्वेजन से सबसे ज्यादा।
और आज भी झेल रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, 7,000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की और कोई उसे यूं ही नहीं मिटा देगा और ऐसा है और वैसा है। ये ट्वीट देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मैडम आरफा जी, ईरान की सभ्यता को नहीं मिटा रहा है। उस सभ्यता में जो घुसपैठ हुई है, फारस में जो घुसपैठ हुई, पर्शिया में जो घुसपैठ हुई, उस घुसपैठ को मिटाया जा रहा है। और घुसपैठ किसने की है वो बताने की जरूरत नहीं। उस कल्चर को किसने खत्म किया है ये बताने की जरूरत नहीं। और मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा कम से कम ईरान की महिलाओं को कि लड़ाई वो लड़ रही हैं और आप एक महिला होकर आप ऐसे ट्वीट कर रही हैं। ईरान की महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, शेरनियां हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं, जो इस मुल्ला रिजीम के खिलाफ हैं। तो ईरान की सभ्यता को मिटाने नहीं निकला है, बस पर्शिया को वापस लाने की जरूरत है। और इस मुल्ला रिजीम के हाथों में न्यूक्लियर ताकत नहीं आनी चाहिए, इसकी रोक है। अगर ईरान पर्शिया होता और उस जैसी सोच होती, न्यूक्लियर वेपन होते भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम पाकिस्तान जैसे रेडिकल देश के पास न्यूक्लियर हथियार होने की, प्रॉब्लम ईरान जैसे रेडिकल देश के पास न्यूक्लियर हथियार होने की। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर न्यूक्लियर हथियार होते हैं कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं, नो इश्यूज। इस फर्क को समझिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मैंने पीछे जब वीडियो देख रहा था तब तो मैं बात करनी थी पाकिस्तान पर सारी, लेकिन जब मैं वीडियो के एंड तक पहुंचा, मेजर की बातें सुनी, लोग की बातें सुनी, तब मैं थोड़ा सा ना पाकिस्तान के साइड रखूँगा। अब सीधा लोग और मेजर की बातें करूँगा। मैं उसी मुद्दे पर बात करूँगा जो मेजर और आलोक ने एंड पर उठाया। बाकी बातें बाद में करते हैं। फिर आलोक और मेजर दोनों का मानना ये, लोगों ने कहा कि मैं इस बात से मानता हूँ कि रेडिकलाइज्ड सल्तनत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ना ईरान में होनी चाहिए ना किसी भी मुल्क। ये रेडिकलाइज किसको कहते हो? जो आपके अगेंस्ट होता है उसको, या जो सच की बात करता है उसको? इनका मुझे समझ नहीं आता। मुस्लिम मुल्क है या मुस्लिम मुल्क? मुझे तो ये लगता है। अब देखें, जस्टिन ट्रूडो के दौर में जितना अगेंस्ट था ना कनाडा इंडिया के, मैं कहता हूँ कोई कंट्री इतना अगेंस्ट नहीं था। उस वक्त भी कहा कि ये वही रेडिकलाइज हो गए उसको। अच्छा, उनको रेडिकलाइज नहीं कहा। कि अजीब और मुनफरद मंतक है ये लोग की, और जो मेरी समझ से बाला आता है। ये रेडिकलाइज किसको कहते हैं? जो इस्लाम की बात करे, मज़हब की बात करे, हक की बात करे, दीन की बात करे, वो रेडिकलाइज है। असल में ना मसला मैं बताता हूँ मसला क्या है। इनका मसला असल ये है कि ये खुद तो अपने को मज़हब को फॉलो करते नहीं। इनका ना कोई मज़हब है, ना कोई इनका कोई धर्म है, ना कोई इनका ऐसा है कोई। और जो करते हैं ना वो इनकी आंखों में चुभते रहते हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप देखें ईरान के वो खमीनी है ना इनका मज़हब, यार वो मज़हब नहीं मानते, वो धर्म मानते हो। तो वो क्या उनकी मंतक नहीं, वो और चीज़ है। हालांकि मैं ये दावे से कहता हूँ जितने रेडिकलाइज हिंदू हैं ना, मुसलमानों से भी वो ज़्यादा रेडिकलाइज है। रेडिकलाइज यही ना कि जो अपने मज़हब पर डटे हुए हैं, यही चाहते हैं कि हमारे मज़हब से ऊपर कोई। और हर, मैं ये डिटेल के साथ एक वीडियो में बताया था कि हर मज़हब का मानने वाला रेडिकलाइज होता है। रेडिकलाइज क्या होता है? रेडिकल क्या होता है? जो एक जगह पर टिका हो या
ये चाहता हो कि भाई मेरा मज़हब या मेरी बात के अलावा और कोई बात ना हो, मेरी बात सारी दुनिया में चले, मज़हब की हो या जो भी हो। चले मजहब की बात से जो है वो इनको समझ नहीं आएगी ये कौन सा मानने वाले हैं। तो सारे लोग ही रेडिकलाइज हैं, क्रिश्चियन रेडिकलाइज है। उनसे बात करके देखो, कहेंगे हमारे दीन से कोई दीन ही नहीं है और हम चाहते हैं बड़ी दुनिया में क्रिश्चियनिटी हो, तो फिर वो क्या रेडिकलाइज नहीं है? हिंदू यार मैं ये खप खप का मेरा सर आधा हो गया है, सारे रेडिकलाइज है अपने मज़हब के लिहाज से, हर पैरोकार उसका रेडिकलाइज है। ये कभी डिबेट कर लेना लोग, सर मेरा दिल करता है कि मैं मतलब ज़्यादातर हमारा इधर नेट का इशू आता रहता है तो मैं इसलिए इनको कॉल नहीं करता, कभी मैं टाइम फिक्स करके इनको ये समझाऊंगा कि रेडिकलाइज किसको कहते हो आप, क्या रेडिकलाइज है, क्या रेडिकलाइजेशन है इसकी? अगर मैं दलीलें देना शुरू कर दूँ ना, यकीन कर रात गुजर जाए। बात तो हर एक को थोड़ा बहुत इल्म है भाई ये वो नई बात आपकी समझेंगे क्या हो गया। बात उनसे की जाती है जो समझने की कोशिश कर, कितनी मर्तबा आपने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये नहीं अच्छा मानेंगे। मेजर साहब जो है ना उन्होंने दो तीन कह लें कि एयर बेसेस जो है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में एक बलूचिस्तान की थी और एक दो का और नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ये दे दिए। जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो वहाँ पर गए थे अमेरिका के पास, ट्रंप के पास मिलने के लिए। तो उसके बाद भाई ये मेजर साहब ने कहा है कि भाई ये डील हो चुकी है, उन्होंने दे दी हैं। बाकी हमारे कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई दे दी हैं, कुछ कहते हैं कि अभी तक नहीं दी। अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई कन्फर्म नहीं है। और रही बात ईरान की, तो अमेरिका के हमला करने के बाद, बल्कि उससे पहले भी कतर के थ्रू जो है उन्होंने बाकायदा ये पैगाम पूरे अपने नेबर्स को और स्पेशली जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको ये दिया है कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आपने अपनी एयर बेसेस जो हैं या आपकी सरजमीन जो है किसी भी मुल्क की ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो ऐसे ही तसव्वुर किया जाएगा कि उसने ईरान पे डायरेक्ट हमला किया। तो पाकिस्तान की भी बात उसी में आ जाती है। अगर तो पाकिस्तान ने दे दी है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपना अंजाम जो है वो खुद भुगतेगा। एक तरफ तो वो अपने आका की जो है फरमाबरदारी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपनी निहत्ती पाकिस्तानी अवाम जो है वो मरवाएगा जैसे वो पहले करते रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि पता है क्यों मैं अब इस वक्त जो है ना, ये आयतुल्लाह अली खामिनाई हैं, अल्लाह इनकी लंबी उम्र इनको अता फरमाए, सेहत याबी वाली उम्र अता फरमाए। तो इनका अब ये सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड में हो रहा है, आपका पता नहीं लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर तो भाई ट्रेंड में ये, और लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कुछ हद ही नहीं, एक चीज़ की लिमिट होती है ना। मेन मुद्दे की बात है वो मैं करता हूँ ये मेजर ने ना तकरीबन ये कुछ ना काफ़ी टाइम की बात है, यानी कि जब पहले हमला किया था ना ईरान ने इसराइल पर, उस टाइम की बात है। ये मेजर ने कहा था कि ये बुढ़ा, इसको बड़ा गलत भी बोला था इनको, तो मेजर ने कहा था कि ये बुढ़ा उनके सर पर बैठा हुआ ईरान पर, और इनकी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है इनसे, तो कोई सबूत भी नहीं दिया, ऐसी बातें खाली इसने किए थे। तो मैंने देखा है कि लोग उनके हाथ चूमते हैं, उनसे ख्वाहिश करते हैं उनका मफरा लेने की। यार कहना क्या मैं बात ये कहना चाहता हूँ तुम उम्मीदवार अच्छा, हो जाते हो। यानी कि आज तक उनके अगेंस्ट जो है ना अवाम आज तक नहीं। निकली ही नहीं है, तो फिर वो उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात ये जो ये कह रहा है ना कि ये मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिकल इस्लाम को, अस्तगफिरुल्लाह, ये गलत लफ्ज़ भी इसने बोला है, लोग ने कितना ये एंटी इस्लाम है, हमें ये भी इस बंदे का पता है मुझे। तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दी थी ना एक मरतबा नहीं काफ़ी मरतबा, जो वहाँ पर क्या लोग, एक मिनट मैं ये लोग से या जितने भी लोग मैं उनसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या आपने इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने क्या वहाँ पर कश्मीर के मुसलमानों पर कभी जुल्म नहीं किया? कभी भी आपने नहीं किया वहाँ पर जुल्म। अच्छा ये लोग ने एक अगर उस बंदे ने सच को जो है वो कहा है कि हम, क्योंकि हम मुसलमान भी एक दूसरे का बोलते हैं, वो अलग बात है कि हम इस टाइम अमल नहीं कर पा रहे उन बातों पर, लेकिन हकीकत है कि हमें एक दूसरे के लिए एहसास होता है। तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात की और आप कह रहे हो कि उसने रेडिकल जो है वो यूज़ किया। अच्छा आगे बात मैं थोड़ी और बढ़ाऊंगा। इसराइल इसने कहा कि हमारा एक बात माद, ईरान की नस्बत हमारा एक बात माद दोस्त, इसराइल नहीं है रेडिकल। मैं कहता दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी रेडिकल है, सबसे ज़्यादा। वो कहते हैं कि हम अल्लाह की ख़ास मखलूक हैं, ये उनके अकीदे में शामिल है।
हमने सिर्फ जीने का क्या, मैं आपको उनकी बुक्स दिखा दूंगा, चैलेंज है मेरा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। यहूदी कहते हैं कि हम अल्लाह की ख़ास मखलूक हैं, हम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, हम पर अल्लाह की ख़ास करम नवाजी हैं, जीने का हक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम में, हम चुने हुए बंदे हैं। अच्छा वो अल्लाह को मानते हैं? हाँ, और किसको मानते हैं? पता नहीं वो मतलब कि जिस तरह ईसाई है। वो अल्लाह के मानते हैं, और हज़रत जो है ना मूसा सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को लाते हैं, हाँ जी। याकूब और आगे चले नबियों को मानते हैं वो। जो है ना ताबूत सकीना, तो ये सारा कुछ वो उनकी तलाश में है, हाँ हाँ ठीक है ना। मुझे जो है मूसा सलाम पता के है उनको। असा और सारे जो उनके जुब्बा मुबारक है, वो एक अलग बहस है। जितने वो रेडिकलाइज हैं, जिसकी ये तईद कर रहा है मिस्टर सारा लोग, उनसे दुनिया में बड़ा मैं आपको तलीमात दिखा दूँ ना, मैं आप हैरान रह जाए जितने वो रेडिकल है। अच्छा, कितने यार हिपोक्रेट लोग हैं दुनिया में, मैं मुझे कभी मैं पागल हो जाता हूँ कभी कभी, इतने हिपोक्रेसी, इतनी हिपोक्रेसी। आलोक सर ने कहा था एक वीडियो में, जी ये वो जो हमास के है ना टेररिस्ट टेररिस्ट, उन टेररिस्ट ने इजराइल के बच्चों को भून डाला था ओवन में, सबूत एक का भी नहीं। टेररिस्ट ने फिर जब यूएनओ ने, अंतोनियो गुतेरेस ने खुद ये वार्निंग जारी की थी कि गजा के अंदर तो कितने हज़ार बच्चे भूख से मर जाएंगे अगर इसराइल ने ये ना खोला, तो फिर उसने ये यूएनओ की रिपोर्ट्स हैं जिनको टेररिस्ट बोलता है ये लोग, उनके बच्चे मारे गए हैं, जिनके सबूत यूएनओ के अंदर है। यार इतना भी नफरत क्या इस्लाम से? उन खबीसों की तुम बात करते हो, उन कंजरों की, बेगैरतों की अलग तुम बात करते हो, जो दुनिया के अंदर हिटलर की क्यों नहीं बात करते, जिन्होंने उनकी बैंड बजाए थे, उनकी माँ बहन एक कर दी थी। वो टेररिस्ट हमास वाले बोलता रहता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कुत्ती का बच्चा ये नेतन्याहू क्या कर रहा है, ये हराम का पिल्ला क्या कर रहा है, ये बच्चों पर बमबारी जो कर रहा है गजा के अंदर, जी वो तो वो हमास ने पहले किया था। और अल्लाह के अकल के अंधे, और मुझे कभी कभी लोग की ना इस हिपोक्रेसी में गुस्सा आता है, इतना पढ़ा लिखा दिमाग और इतनी हिपोक्रेसी दिखाता मुसलमानों के लिहाज से ज़्यादातर, और किसी के लिहाज से नहीं दिखाता, मुसलमानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखाता है। अब देखें कितने बच्चे मार दिए उन्होंने। मैंने कई मरतबा कहा कि मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैंने जब आपकी दिल्ली को समझा था ना, उनका शहर कि दिल्ली में बसा दिया जाए तो क्या दिल्ली सारी हमारी है, तो क्या होगा आपका रिएक्शन? आप बंदूक नहीं उठाओगे तो क्या उनको उनके माथे चुमोगे? टेररिस्ट जिनको बोलते हो हमास को टेररिस्ट, अच्छा अभी जब ईरान ने हमला किया खुदा ना, का नाम लो, जिसको मानते हो उसको दिल के हाथ रखो। जितने बच्चे उन्होंने शहीद किए ना कुत्ते यहूदी नेतन्याहू को, जिसको तुम कह रहे हो कि हमारा दोस्त है, उन खबीस के हराम के पिल्ले को जितने उसने जुल्म किया ना इस दुनिया में, इतना किसने नहीं किया। यह हिटलर से भी आगे चला गया। तो अच्छा ये जब हमला किया ना ईरान ने, तो मतलब कि उनको जवाब दिया इसराइल को, तो वो सारे बंकर्स में छुप जाते हैं ना, जो इसराइली जितने भी कुत्ते हैं जो भी है वो सारे छुप जाते हैं। खंजीर की औलाद तो खंजीर है। उसमें वहाँ पर इंडियंस भी थे, बिजनेसमैन भी होंगे, टूरिस्ट भी होंगे, वैसे भी मतलब कि वैसे व्लॉगर भी होते हैं, विजिटर भी होते हैं, सब कुछ वहाँ पर होते हैं। सारी बात है, एक कंट्री के दूसरी कंट्री में लोग जाते रहते हैं। और इंडिया कहता है जी हमारा इसराइल बड़ा सच्चा दोस्त है, जिस तरह इस वीडियो में भी अंकल ने कहा है। तो उस वक़्त मैंने वीडियो देखी है, यकीन जाने वो जो जब बंकर्स में लोग भाग रहे थे ना, तो एक इंडियन लड़की थी, अब वो पेशे के लिहाज से जो भी थी, जिस हवाले से भी वहाँ पर गई थी ये तो नहीं मुझे पता, तो वो बंकर्स में जब जाने लगी ना, तो एक वहाँ का जो इसराइली शहरी है वो उसको पीछे धकेल रहा था। वो कह रही थी कि वो कह रहा था कि ये इंडियंस के लिए नहीं है, ये इसराइलियों के लिए, इसराइल की गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिर्फ जो है ना बनाए, हमारी सेफ्टी के लिए, तुम इंडियंस हो। मुझे इतनी हंसी आ रही कि सच्चे दोस्त हैं भाई ये। और एक वहाँ पर एक और इंडियन बंदा भी था, उसके साथ हाँ, भी ये मैंने वीडियो ऐसे किया। मैंने भी देखी। मैंने वीडियो देखी खुद, मैं हैरान हो गया भाई। और वो है वीडियो, फेसबुक पर शायद मैंने सेव डाउनलोड कर ली करो यार। क्योंकि मैं असलम भाई वो मोबाइल देना मेरे पास वीडियो मुझे लगता है चलो बाद में मैंने, ऐड क्योंकि कर अब मैं नहीं, दिखा दो ना। अब मैं नहीं, ज़्यादातर बाद में कर चले, लेता वो हूँ। उसको टाइम लगेगा निकालने के तो लिए। भाई मुझे इतनी हंसी आ रही कि ये देखो इंडिया मैंने अपनी वीडियो खुद तरफ से देखी हुई है। कितना जो है वो बनता है कि हमारा इसराइली सच्चा दोस्त है। अब वो मर रहे हैं तो वो कह मेरा रहे हैं भी शूट कर गया जब ये लोग की मैं बातें सुनता हूँ।
अल्लाह बेहतर जानता है यार इसके इस्लाम से क्यों नफरत है। इसके अंदर ना मतलब कि जो हमें कहते हैं ना ब्रेन वाश, इसका किसने ब्रेन वाश कर दिया है और कह दिया कि ये जो इस्लाम है ना इसके खिलाफ तुमने बोलना है, भाई बाकी किस मज़हब के खिलाफ नहीं बोलना, सिर्फ आपने इस्लाम को बोलना है। और कोई मज़हब दुनिया में नहीं है और कोई हिपोक्रेट नहीं है और कोई टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट बोलता रहता है हमास को। तो मैंने कहा था ना कि आप बहस कर ले, पता चल जाता है कौन असल टेररिस्ट है और कौन असल डिफेंडर है। और वो हमास वाला डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्री को, जिसको तुम टेररिस्ट 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 कहते रहते हो। भाई दिमाग को रेडिकल करने के लिए भी दिमाग का होना ज़रूरी है। चले खोपड़ी यार, में। मैं इससे ज़्यादा बोलेगा तो बस बड़ा गलत बोल ही देना। चले मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।